the special coverage on Union Budget 2025. ये है आपका बजट presented by State Bank of India. और बजट में सबसे बड़ी खबर मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है आपको। टैक्स स्लैब्स में ट्रिंकरिंग की गई है और 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। टैक्स स्लैब 0 to 4 लाख कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 20%। और एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है 25% का, यानी कि 20 to 24 लाख की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 25% के दर से आपको टैक्स देना होगा। 24 एंड अबाउ 30%। तो यहाँ पे स्लैब्स में रैशनलाइजेशन देखने को मिला है। 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 को मेंटेन किया गया है। सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट इनकम होती है जिसमें एग्जेम्पशन 50,000 था उसको बढ़ा के अब 1 लाख किया गया है। सबसे बड़ा टैक्स प्रपोजल जो है, रिफॉर्म जो है वो टीडीएस और टीसीएस में किया गया है। टीडीएस के लिए थ्रेश होल्ड बढ़ा दिया गया है, 4.02 लाख से 6 लाख किया गया है और टीसीएस 7 to 10 लाख एलआरएस इंक्रीज किया गया है। और जो आपका रेमिटेंस फॉर एजुकेशन पर्पसेस होता है उसमें कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो है मिडिल क्लास को लेके, जिसका हमको अनुमान था कि इस बार सरकार जो है मिडिल क्लास के लिए कुछ करेगी। तो जहां 10 लाख की उम्मीद थी कि टैक्स फ्री इनकम 10 लाख तक का थ्रेशोल्ड हो सकता है, वो 12 लाख किया गया है। सो सम बिट ऑफ रिलीफ जो है वो मिडिल क्लास के लिए यहाँ आते हुए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, ही इज को-फाउंडर मनी ट्री पार्टनर। सिद्धार्थ, योर फर्स्ट रिएक्शन टू द बजट? आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जिस तरीके से जो प्रोजेक्शंस आ रहे थे कि 10 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन होगा, जो कि 12 लाख कर दिया है, इससे मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सब लोग इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे कि महंगाई की मार उनको इस तरीके से चपेट रही थी जिसके कारण उनके पास कुछ पैसा नहीं बच रहा था। टैक्सेस इतने ज़्यादा थे जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हो रही थी अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को कराने में। और उससे भी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड जो इशू आ रहा था वो आ रहा था टीडीएस एंड टीसीएस को लेकर। एंड स्पेशली अगर आज देखें, आजकल मिडिल क्लास इतनी एस्पिरेशनल हो गई है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजती है। और जब वो बाहर भेजती है तो उसको टीसीएस की चपेट उनको मार देती है। तो एजुकेशन की में जो टीसीएस उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है टिल अ सर्टेन लिमिट, ये एक बहुत बड़ा एक एग्जेम्पशन है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है एक मिडिल क्लास को, नॉट ओनली अपने एक सपनों को पूरा करने के लिए बट एट द सेम टाइम काफी सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। मुझे लगता है ये जो बजट है ये प्रो मिडिल क्लास बजट रहा है, जिस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को, और इससे भी बड़ी चीज अगर मुझे लगता है पूरी बजट में इनोवेशन की एक लहर दौड़ी है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टिंकरिंग लैब्स हो, चाहे वो आईआईटीज में न्यू सेंटर्स हो, मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीट्स इन द मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे वो स्टार्टअप कल्चर को इम्प्रोवाइज करने के लिए जो बात करी गई है, उससे क्लियर कट ये डिफाइन होता है कि सरकार अपने इनोवेशन के जो प्रयास में जो पिछले 10-12 साल से चल रही है उसको वो आगे और बढ़ाना चाहते हैं। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जहां से मेजर एम्प्लॉयमेंट आजकल जनरेट हो रही है, या एमएसएमईज जिसके ऊपर सरकार का जो सेकंड पिलर था, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का, जहां उन्होंने एमएसएमई क्लस्टर्स, जहां उन्होंने एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एमएसएमईज की बात करी है, उसको किस तरीके से रैशनलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से स्किल्स दे सकते हैं नॉट ओनली द वुमेन बट ऑल्सो SC/ST पीपल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है ये काफी मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट है, जहां अगर आप टैक्स स्लैब्स में भी देखें तो लोअर ऑर्डर टैक्स स्लैब के जो लोग हैं उनको 100% तक का एग्जेम्पशन है। एज एन हाई अगर आप जाएंगे ऊपर टैक्स स्लैब्स में तो उनको सिर्फ 25% तक का टैक्स एग्जेम्पशन है विज़ पुराने बजट के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है ये जो बजट जिस तरीके से फ्रेम किया है, जिस तरीके से एक पूरा मिडिल क्लास वेट कर रहा था ये लास्ट स्टेटमेंट को सुनने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो किस तरीके से अपने बजट में ये लहर दौड़ा दें कि उनका इनकम टैक्स स्लैब्स में रिडक्शन आएगा, जो उन्होंने इनफैक्ट लास्ट में प्रेजेंट किया है, जहां पूरा मिडिल क्लास वेट कर रहा था इस स्टेटमेंट को सुनने के लिए। और उन्होंने कहा भी आखिर में। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एंड अगर आप देखें मैम, जीएसटी को लेके भी उन्होंने काफी बात करी है, जहां उन्होंने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर्स
उन्होंने एंटी टैरिफ ड्यूटीज, टैक्स डंपिंग ड्यूटीज की उन्होंने बात करी है, जिससे वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से प्रमोट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ी चीज है, एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, जहां उन्होंने 74% से इंक्रीज करके 100% एफडीआई इंक्रीज कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इससे आप देखेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में काफी सारी कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी, जहां हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, नए नए प्लेयर्स आएंगे, आपके प्रीमियम्स रैशनलाइज हो जाएंगे और आपको जो एक हेल्थ एंड मेडिकल कवरेज है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकेगा। बिल्कुल। एक और आंकड़ा जो आज यहाँ पे बात करने के लिए है वो है फिस्कल डेफिसिट का। FY25 के लिए फिस्कल डेफिसिट के टारगेट जो अर्लियर एस्टिमेट्स थे वो 4.9% थे, जो अब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है वो 4.8% हो गए हैं। और FY26 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो पहले 4.5% की बात की थी, रोड मैप लेड बाय द गवर्नमेंट, वो अब 4.4% कर दिया है सरकार ने। यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट्स वुड नॉट लाइक इट, बिकॉज अगर आपको ग्रोथ को स्पर करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, केपेक्स करना पड़ेगा। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना और ग्रोथ को स्पर करना, ये थोड़ा कंट्रोडिक्टरी हो जाता है यहाँ पे। हाउ वुड यू टेक दिस? देखिए मैम, फिस्कल एज पर अकॉर्डिंग टू द FRBM पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट का 4.2% ऑफ जीडीपी वाज द बेंचमार्क, जो आज से 10 साल पहले ही ले हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम, जिसके कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। अल्टीमेटली हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे हमारा इन्फ्लेशन हो गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, उसको वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट डेफिनेटली अफेक्ट करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्रोवाइज करने के लिए। सरकार का काम सिर्फ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना नहीं है, वो एक इम्पीटस देती है ग्रोथ के लिए। उसके लिए वो फिस्कल डेफिसिट को उनको अपने एक बैंड में रखना है, जो उन्होंने अब 4.8% का बैंड उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि गोइंग डाउन द लाइन ये जो 4.8 है और ये जो ग्रेजुअल रिडक्शन फ्रॉम 4.8, जो कि आप देखेंगे इन टाइम्स टू कम 4.2% ऑफ फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम इंप्रूव होगा, जिससे कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स इंप्रूव होगा, और इससे ना ही इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, बट एट द एंड द मिडिल क्लास को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी, अगर हम ग्रोथ इंजन्स की बात करें, जो वित्त मंत्री ने कहा है कि वो मेजर ग्रोथ इंजन्स पे काम करेगी। एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी, डोमेस्टिक बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, एडिबल ऑयल, इसके बारे में बात की है। कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स ऑन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मखाना बोर्ड इन बिहार, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुई है, मरीन एक्वाकल्चर के लिए भी अनाउंसमेंट्स हुई है, किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से 5 लाख इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की है, आत्मनिर्भर इन यूरिया प्रोडक्शन, आसाम में नया यूनिट लगाने की योजना है, 12.7 लाख मीट्रिक टन्स का यूनिट होगा ये। इससे हमारी निर्भरता जो है, हम मेजर एक्सपोर्टर्स है यूरिया के, कम हो जाएगी फॉर ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया पोस्ट के बारे में उन्होंने बात की। दूसरा ग्रोथ इंजन जो उन्होंने बात की, MSMEs, जहाँ पे बहुत दिक्कतें अभी भी है। MSMEs को लेके जो उन्होंने चेंज किया है, वो क्रेडिट गारंटी कवर एनहांस किया है, और जो थ्रेशहोल्ड लिमिट्स है वो बढ़ा दी है। फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़, फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़, एंड एक्सपोर्टर्स जो MSME क्षेत्र में है अप टू 20 करोड़। ये एक है फंड फॉर स्टार्टअप्स, 10,000 करोड़ की एलोकेशन की गई है। न्यू स्कीम्स जो है वो 5 लाख वुमेन जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बनेंगी उनके लिए टर्म लोन अप टू 2 करोड़ की अनाउंसमेंट की है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, फुटवेयर, लेदर को लेके भी अनाउंसमेंट की गई है। टॉय सेक्टर के लिए बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं वो, टॉयज़ के लिए इंडिया को क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सेटअप करेंगे। तो बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स है वो अक्रॉस द सेक्टर्स में आई है। मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई है। क्लस्टर बनाने की अनाउंसमेंट की है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है वो उसकी घोषणा की है। क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की, जिसके तहत सोलर PVC सेल, EV बैटरीज, विंड टर्बाइन, ग्रिड स्केल बैटरीज का यहाँ पे उत्पादन होगा क्लीन टेक्नोलॉजी के तहत। फिर इन्वेस्टमेंट इन पीपल में उन्होंने बहुत सारी बात की है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP मोड को बढ़ावा देने की बात की है, थ्रस्ट दिया है वहाँ पे। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान
2025-30 उन्होंने कहा है कि उसका रोड मैप ले किया जाएगा। जल जीवन मिशन पे उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है, इंफ्रा फॉर रूरल वाटर सप्लाई के लिए किया है, अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स किए हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की है, शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स की बात की है, उड़ान रूरल कनेक्टिविटी की बात की है। तो शी हैज़ नॉट लेफ्ट एनी ऑफ द सेक्टर्स अनटच्ड, सिद्धार्थ। Correct. आई मीन ईच एंड एक से एक सेक्टर आप देखें तो सभी सेक्टर्स को उन्होंने एड्रेस तो किया है। अभी ब्लूप्रिंट नहीं आया है, माइनर डिटेल्स हमने नहीं देखी है, पर उनकी स्पीच से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इट्स अ रिफॉर्मिस्ट बजट। हम बोलेंगे रिफॉर्म्स इन एवरी सेक्टर्स। अब ये सिर्फ एक बोलने के लिए है या फिर इट विल कन्वर्ट एंड बी एग्जीक्यूटेड, ये एक बड़ी बात रहेगी। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? वेल, आई पर्सनली थिंक कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करिए, स्पेशली द शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर या शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को लेकर बात करिए, शिपिंग एज अ सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व करने की बात करी है। उन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होगा थ्रू गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, थ्रू द पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट, जिस तरीके से शिपिंग सेक्टर को इम्प्रोवाइज किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये बात बहुत क्लियरली पता है कि कंजम्पशन तो है ही इस इंडस्ट्री, इस कंट्री की ग्रोथ के लिए, बट एट द सेम टाइम एक एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ करने, एक्सपोर्ट इंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण टनेज टैक्सेस को कम करने की सरकार ने बात करी है। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये जो बजट है काफी रिफॉर्मिस्ट एंड इंक्लूसिव बजट है, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, चाहे वो ओल्ड एज हो, जहां उन्होंने आपको बताया कि जिस तरीके से उन्होंने टीसीएस और टीडीएस रिडक्शंस की बात करी है, उन्होंने एससी एसटी सेल्स की बात करी है, विमेन एंटरप्रेन्योरियल सेल्स की बात करी है। मुझे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडिया का जो बैकबोन है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। जिस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर से की, मखाना क्लस्टर्स की बात करी है उन्होंने, या फिर बिहार को उन्होंने इम्प्रोवाइज करने के लिए बात करी है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न यूथ है वो एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, और उसका मेजर प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम नहीं मिलती है, वो उससे मूव करना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रोवाइज करने के लिए उन्होंने नेशनल मिशंस की बात करी है ऑयल सीड्स को लेकर, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए इंडिया में, स्पेशली इन तूर, स्पेशली इन मसूर, इन फ्यू दाल्स के लिए उन्होंने बात करी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से रिसर्च एंड इनोवेशन काम हो रही है इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को लेकर, तो ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर जो इस भारत का एक बैकबोन रहा है, वो इंडिया का भी बैकबोन रहेगा। उसको एक अलग तरीके से प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन्स, वैल्यू एडिशंस, increasing the salaries of the farmers और farmer produce organizations, FPOs की जो उन्होंने बात करी है, cooperatives जहां से farmers को lending होगी, किसान क्रेडिट कार्ड्स को लेकर उन्होंने बात करी है। तो ये सब किसान को एक सशक्त बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, और इस ना कि भारत को, इंडिया को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर देने के लिए कि एग्रीकल्चर इज नॉट सच अ सेक्टर जिसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए बात करी है। तो मुझे लगता है कि सारा ये जो बजट है इंक्लूसिव है, जहां विमेन, ओल्ड एज, एससी एसटी और हर एक सेगमेंट का जो आदमी है केटर्ड है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिडिल क्लास, जो सबसे ज्यादा परेशान था इनकम टैक्स को लेके, जहां उन्होंने 12 लाख तक की एग्जेम्पशन दे दी, पूरा टैक्स स्ट्रक्चर उन्होंने रैशनलाइज कर दिया। उन्होंने ये बात भी करी है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर काफी लोग हम ऑलरेडी माइग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम काफी अट्रैक्टिव होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट, इस बजट के बाद एटलीस्ट 2024-25 के अंदर या 2025-26 के अंदर एक मिडिल क्लास अपने सारे एस्पिरेशंस को पूरा कर पाएगा, अपने बच्चों को बाहर भेज पाएगा, जहां उसको टीसीएस को लेकर इतनी प्रॉब्लम आती थी, कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी आती थी। उन्होंने इनफैक्ट सरकार ने बोला है सबका साथ सबका विश्वास की लेकर बात करिए। सो दिस इज ऑल व्हाट एन इंक्लूसिव एंड अ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सरकार ने बात करी है किस तरीके से सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने बात करी है, किस तरीके से रेंटल्स एंड MIS मैपिंग को लेकर उन्होंने बात करी है, सो दैट जो एक अर्बन माइग्रेंट है उसको प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे लगता है कि अर्बनाइजेशन को, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक अर्बन सिटीज को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसको लेकर उन्होंने बात करी है, प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात करी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जाकि ना कि ओनली सरकार बट प्राइवेट पार्टनर्स के लिए का इन्वॉल्वमेंट
एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत जो एक विकट समस्या है एक 21st सेंचुरी इंडिया के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो एक अर्बनाइजेशन है, उसको सरकार ने इस बजट के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करी है। एग्जैक्टली एक्चुअली मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी को भी पता था कि लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको आखिर में रखा और आखिर में वो तालियों का वेट किया कि ये कब ये तालियां आएंगी एक्चुअली जिस वक्त, क्योंकि हम जब बजट सुन रहे थे अंदर बैठ के तो हमने ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि 10 लाख तक की लिमिट की सबको एक्सपेक्टेशन थी, बट वो 12 लाख कर दी गई है, तो वो एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। मैं एक आंकड़ा देख पा रही थी कि 2005 में 1 लाख तक की लिमिट थी, उसके बाद 2012 में 2 लाख हुई, 14 में 2.5, उसके बाद 19 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख तक बढ़ाई गई और अब 12 लाख तक की लिमिट हो गई है। तो धीरे धीरे हम थोड़ा रिलीफ तो पा रहे हैं टैक्स में, देखना होगा और कितनी तेजी हो सकती है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमारा जो लास्ट जो एक जीडीपी जो ग्रोथ रेट आया था वो आया था 5.4% ऑफ जीडीपी, और वो काफ़ी कम था विज़ अदर जीडीपी फिगर्स जो पहले आ चुके हैं। उसमें जो प्रॉब्लम थी वो कंजम्पशन ही था। अगर आप कंजम्पशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपने अपने वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स दिखाए हैं, तो उसने -1.2% का रिटर्न दिया था इन लास्ट ईयर। उस कंजम्पशन के कारण एक इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो पूरी कंजम्पशन पे ही बेस्ड है। तो उसको बूस्ट करने के लिए सरकार ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, जहां उन्होंने 12 लाख तक का एक टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। और इतना ही नहीं, सरकार ने ये काफी क्लियर कर दिया है कि 1 लाख करोड़ तक का टैक्स फोरगोन होगा इतने बड़े एग्जेम्पशन को देकर। तो एक लोगों को ये अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, इस एक इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए सरकार कितना बड़ा डेंट अपने ऊपर ले रही है। एक जगह अगर हम बात कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट उन्होंने 4.8% की बात कर रहे हैं, बट उनको ये भी लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि लोगों ने सरकार ने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, जहां वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है, उसके लिए कितना सारा काम कर रही है, सो दैट एक मिडिल क्लास अपने एस्पिरेशंस को, जैसे मैंने पहले कहा, उसको पूरा कर पाए, अपने जेब में इतना सफिशिएंट पैसा जमा कर पाए जिससे वो उसको इन्वेस्ट कर पाए, लिटिगेशंस में ना पड़े। सरकार ने भी बोला, सरकार धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रही है चीजों को, ताकि लोगों को इतना टैक्स बर्डन ना फील हो कि वो ये सोचें कि टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत ही एक चीज और, उन्होंने असेसमेंट ईयर्स उन्होंने बढ़ा दिए, असेसमेंट ईयर्स को बढ़ा दिया, 2 से बढ़ा के 4 साल कर दिया। So let us once again go through what टैक्स प्रपोजल्स जो है वो आज के इनकम टैक्स को लेकर खास करके जो बदलाव किए गए हैं। पहली बात, रिमूवल ऑफ टीसीएस ऑन एजुकेशन के लिए, जो भी पर्पसेस के लिए और टीसीएस को रिमूव किया गया है। टीसीएस रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। आईटीआर फैसिलिटी जो अभी बात कर रहे थे सिद्धार्थ भी, दो जो रिटर्न फाइल जो एक्सटेंड जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उसका जो टाइम लिमिट है उसको 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ी खबर है। टैक्स स्लैब्स में टिंकरिंग की गई है, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। नया टैक्स स्लैब कहाँ पे है? 25%। 20 to 24 लाख्स अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है तो अब एक नए टैक्स स्लैब रेट में आते हैं, वो है 25%। और उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी, हम भी उस एग्जाम्पल से डील करते हैं। जिसकी एनुअल इनकम 18 लाख है, उसका टैक्स जो अभी तक बनता था वो 70,000 रुपए के आसपास बनता था, जो अब उसको बिल्कुल नहीं देना है। सो 100% बेनिफिट फॉर द पीपल हु अर्न 18 लाख। No, I think 70,000 he has to pay. No, he got the benefit of 70,000 and जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनको 80,000 तक का टैक्स देना था, उनको 80,000 का टैक्स नहीं देना है। 12 लाख तक की इनकम को 80,000 का टैक्स देना था, उनको बिल्कुल टैक्स नहीं देना। जिनकी 18 लाख इनकम है उनको 70,000 का बेनिफिट मिला है। I think she pointed it out how much percentage point that is. I guess it's 30% for 18 lakh and I guess 10% or 25% for people over 25 lakhs. Yes, and 25 lakhs and above. 25% of your tax. तो उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि 100% एग्जाम्पशन टिल द टाइम आप 12 लाख, फिर उन्होंने 50% और फिर 25% का जो उन्होंने एग्जाम्पल बताया, उससे क्लियर कट डिफाइन होता है कि दिस इज अ प्रो मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट। एग्जैक्टली, एंड दे रियली वांट के द पीपल शुड हैव मोर एंड मोर सेविंग्स इनटू देयर किटी। उन्होंने इस तरीके से रैशनलाइज नहीं किया, उन्होंने 12 लाख तक का एग्जाम्पशन दिया और फिर टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज भी किया है। इससे ये दोनों क्लियर कट डिफाइन फीचर्स ये बता रहे हैं आपको
कि इनकम टैक्स स्लैब पे ऑलरेडी बहुत काम किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत जरूरी है, एक मिडिल क्लास को हर बार प्रॉब्लम होती है इनकम टैक्स एक्ट को समझने में। हाँ। उसको भी उन्होंने काफी सिंप्लीफाई करने simplify की कर बात दिया। करी है। एक और चीज जो है, लिमिट फॉर TDS ऑन रेंट टू बी इंक्रीज टू 6 लाख रुपीस। Yes. सो दिस इज अगेन अ बेनिफिट। एग्जैक्टली क्योंकि जिस तरीके से सर्कल रेट्स डिफाइन होते हैं अर्बन सेंटर्स के अंदर, तो वहाँ पे मेजरली जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 50,000 तक का एक इनकम टैक्स बैठता है, एक रेंटल बैठता है। तो उस पर TCS या TDS जब कटता है तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेट हो जाती है, क्योंकि उसको क्लेम करने में एक रेंटियर को 6 महीने 8 महीने तक लग जाता है। फिर उसको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द टैक्सेस उसको वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन के अंदर जाना होता है। सो दिस अगेन इज पॉइंटिंग आउट टू द सेम थिंग कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलरेडी सरकार ने काफी काम किया है। और अब एक लेमैन भी एक इनकम टैक्स को एक नॉर्मल तरीके से किस तरीके से टैक्स फाइल किया जाता है, सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, टैक्स लिटिगेशन से कैसे बचा जा सकता है, अगर गलती से उसने टैक्स अगर गलत भी भरा है तो उसके असेसमेंट ईयर के अंदर वो उस प्रोविजन को कवर कर सकता है। तो इससे काफी क्लियर कट ऑलरेडी सरकार ने ये बोला है कि आप मिडिल क्लास के लिए ही ये बजट है, जो कि इस कंट्री के बैकबोन को फॉर्म कर रही है। उनके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर उन्होंने बात करी है जिस तरीके से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मुझे जो लगता है एक लेदर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने काफी बात करी है, एंड टूरिज्म को लेकर उन्होंने बात करी है। लेदर, आई I सेड guess ना, कोई भी ऐसा सेक्टर कोई नहीं भी है ऐसा जो sector अनटच नहीं है नहीं जो- रहा है इस बजट में। एग्जैक्टली Right. एग्जैक्टली। सो अगर आप देखें, एक लेदर इंडस्ट्री इस कंट्री का एक वन ऑफ द बिगेस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हुआ करता था, बट बिकॉज चाइना से इतना ज्यादा इन्फ्लोज आना स्टार्ट हुआ था लेदर का, लेदर में इतने ग्रीन NGT के जो इतने गाइडलाइंस आए थे, उसके कारण लेदर इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया है। और आज इस इंडस्ट्री को इम्प्रोवाइज करने के लिए सरकार ने क्लियर कट किस तरीके से स्किल्स देनी है, किस तरीके से ग्रांट्स एंड लोन्स देने हैं, लेदर को किस तरीके से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाना है, उन्होंने किस तरीके से लेदर क्लस्टर्स के बारे में बात करी है। एंड जो मेजर लेदर प्रोड्यूसिंग सिटीज जो हैं, जैसे आगरा हो गया, कानपुर हो गया, विच एंड कोलकाता, which are the largest labor intensive areas in leather sector, उनको बहुत ज़्यादा benefit होगा, not only in terms of कि वो अपने एक पुराने प्रोफेशन को दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे, but at the same time जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्किल एक्चुअली है और उसको बस रिवाइव करना है, ये जो नए नए मेजर्स। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, ये पुराने बजट में इस प्रोविजन को इतना ज्यादा कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी जो आज मैं देख पा रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स सरकार टूरिज्म को लेके तो काफी एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से इस कंट्री को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म को लेकर बात कर रहे हैं, एजुकेशनल टूरिज्म को बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म को इम्प्रोवाइज करने के लिए बात कर रहे हैं, बुद्ध सर्किट्स को लेकर सरकार ने बात करी है। तो इससे क्लियर कट डिफाइन होता है कि सरकार को पता है कि टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर जो GDP के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आई थिंक कि फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये भी काफी बातें इस फाइनेंशियल ईयर में आई है कि लोगों को रोजगार नहीं है, तो उस रोजगार को बढ़ाने के लिए ही, चाहे वो एक लेदर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक टूरिज्म इंडस्ट्री हो, या चाहे वो एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए या स्टार्टअप इकोसिस्टम को इम्प्रोवाइज करने के लिए बात करिए। सरकार ने ये बोला है कि 5 ईयर का टैक्स हॉलीडेज वो दोबारा देंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के टैक्सेस को रैशनलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस सरकार से आप इस तरीके से जो एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां ये काफी खरी उतर रही है अपने उस टेस्ट में जो आज 1 फरवरी को पूरी जनता अपने टैक्सेस को लेकर, अपने TCS, TDS, रेंटल्स को लेकर काफी परेशान थी और सुनना चाह रही थी सरकार से। बिल्कुल। अब कुछ आंकड़ों पर चले जाते हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट जो हमने कहा FY26 के लिए 4.4%, FY25 के लिए 4.8%, एस्टिमेटेड इनिशियली वाज 4.9%। केपेक्स प्लान फॉर FY26 इज 11.2 लाख करोड़। सो यहाँ पे मेरे को लगता है मार्केट को ये पसंद नहीं आएगा, बिकॉज पिछली बार का केपेक्स वाज अराउंड 11.11 लाख करोड़, जिसमें जो सरकार ने बताया अपने बजट स्पीच के दौरान, जो केपेक्स हुआ है वो 10.18 लाख करोड़ का हुआ है बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस। तो केपेक्स स्पेंडिंग में हमने फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कुछ देखा नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ में अभी आज ही लेटेस्ट आंकड़ा दिसंबर का महीने का आया है, जहाँ पे केपेक्स इज इम्प्रूव्ड। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और जो केपेक्स स्पेंड सरकार पैक कर रही है वो दैट इज़ 10.18 लाख करोड़। तो यानी कि अगर 10.18 लाख करोड़ का हुआ है तो केपेक्स इज़ मार्जिनली हायर, इट्स 11.11 लाख करोड़ इन FY25, 11.2 लाख करोड़
in FY26. I think the market is not liking it because अगर आप capex नहीं करेंगे तो growth को spur कैसे करेंगे? एक तरफ तो आपने मिडिल क्लास को खुश तो कर दिया है, 1 लाख करोड़ का आप डेंट ले रहे हैं, 2600 करोड़ का डेंट आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में ले रहे हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो ये देखना बाकी रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 50,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था, जिसमें ये माना जा रहा है कि 33,000 करोड़ की रियलाइजेशन जो है वो FY25 में होगी। लेकिन जो आंकड़ा नए वित्त वर्ष यानी कि FY26 के लिए रखा गया है वो 47,000 करोड़ का रखा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ बीन अ फेल्योर। आई मीन गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू डिसइन्वेस्ट at a time when the valuations were so rich. See, one needs to understand one thing. Disinvestment is not a simple task. पैसा कहाँ से आएगा सिद्धार्थ? This is one of the areas where आप पैसा ला सकते हैं। Yes, so that is why आज ये जितनी प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्फ्लक्स की जो बात कर रहे हैं in terms of FDIs, अगर आप केपिक्स की बात करें तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं सरकार का कोई इतना कोई क्रिटिसिज्म या समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट्स को लेकर बात करें तो किस तरीके से उन्होंने FDIs को लेकर वो इम्प्रोवाइज करने की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ये क्लियर कर उन्होंने। द इशू इज दैट हम बात तो बहुत करते हैं, जब एग्जीक्यूशन फ्रंट पे आते हैं तो बहुत डिलेज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी साल बर साल खा जाती है। पर FDI इंश्योरेंस, आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट। इट्स अ गुड अनाउंसमेंट कि इंश्योरेंस में FDI लिमिट हैज बीन रेज्ड, 74 से 100% हो गया है, बट इनफ्लक्स को किस तरीके से चैनलाइज किया जाए। yes. ये देखिए, आई मीन इंडियन सिस्टम में एक रेड टिपिज्म की अगर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उस सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए किस तरीके से वो नेशनल डिजिटल मिशंस को लेकर बात कर रहे हैं। डिजिटल मिशन इज नथिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, बट इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग ऑल द पीपल इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर हाईली अकाउंटेबल। ये जो डिजिटल मिशंस हैं, जहां टाइमलाइन डिलीवरीज चाहिए, उनको प्रॉम्प्टनेस एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जिस तरीके से उनको पूरा टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच से जो काम करने की वो बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें मोदी सरकार में, अगर आप एक नॉर्मल ग्राउंड रूट रियलिटी पे बात करें तो लोग कहते हैं कि अब सरकार में काम होना स्टार्ट हो गया है, और मुझे लगता है उसका काम वो काम इसलिए हो रहा है बिकॉज डिजिटाइजेशन हर लेवल पे इस तरीके से इम्प्रोवाइज हो गई है जिसके तरीके से वो काम करें। और आज भी सरकार हर एक सेगमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो एक स्टार्टअप है, चाहे वो एक इनोवेशंस की लेकर बात करी है, वो हर जगह डिजिटाइजेशन की बात करी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी उन्होंने अपनी बात करी है। उन्होंने फंड ऑफ फंड्स क्रिएट करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सो दैट वो इस फंड के थ्रू हर एक सेगमेंट को डिजिटाइज कर सके, अकाउंटेबल बना सके हर एक सेगमेंट को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉम्प्टनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आए। मैं एक जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है, मैं ये बताना चाहूंगा, डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। आप अपने कंट्री सिल्वर, आप अपने फैमिली सिल्वर को बेच रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा लिटिगेशंस आ जाते हैं, यूनियनाइजेशन होता है, जिसके कारण डिसइन्वेस्टमेंट हर बार एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट में रहती है। और सरकार को ऐसा लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट एक लास्ट एंड गोल होना चाहिए, एंड मींस होना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए वो पहले इनकम टैक्स, GST, वहां से रिसोर्सेज मोबिलाइज कर लेती है, तब जाके फिर उसके बाद वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को लेकर बात करती है, क्योंकि उसको पता है कि वो सबसे लिटिगेशन के जोन में स्टेप अप कर रही है। बिल्कुल। स्टार्टअप्स को लेकर भी काफ़ी ऐलान हुए हैं। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग बढ़ा दी गई है। सरकार ने 10,000 करोड़ के योगदान से स्टार्टअप्स को फंड करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा महिलाओं के लिए, जो पहली बार महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए बढ़ा दी गई है। और स्पेशली जो फोकस रहा है वो उड़ान, जो एक योजना है उनकी उड़ान स्कीम, उसके तहत काफ़ी कुछ नए एयरपोर्ट्स डिज़ाइन करने, टूरिज्म पर सबसे ज़्यादा फोकस हमने इस बार भी काफ़ी फोकस देखा, जो हमने पिछले बजट में भी देखा था। तो सरकार का पूरा फोकस है कि 4 करोड़ लोग आने वाले 10 सालों में उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, और उस पर जो फोकस है सरकार का टूरिज्म सेक्टर पे, वो बढ़ता ही जा रहा है। Exactly. तो इसको किस तरीके से एनालिसिस करेंगे आप? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में जिस तरीके से बिजनेस प्रोलिफरेशन हो रहा है, जिस तरीके से मिडिल क्लास एक कॉर्पोरेटाइजेशन के अंदर वो एंटर कर रही है, तो उनको बाय डिफॉल्ट उनको एयरपोर्ट्स की जरूरत है। उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एयरपोर्ट्स के लिए ज़रूरत है, क्योंकि उनको उनके टाइमलाइंस होती हैं, टाइमली डिलीवरीज होती हैं, तो वो उड़ान एज अ स्कीम के अंदर
नए एयरपोर्ट्स का जिस तरीके से वो बात कर रही हैं कि फॉर एग्जांपल नए एयरपोर्ट्स क्रिएट किए जाए, एंड हम लोग जो एक एयरपोर्ट्स के लिए बात कर रहे हैं अंडर उड़ान, हमें ये भी सोचना है दैट इट इज प्रोवाइडिंग अ वेरी बिग बूस्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। Exactly. बैकवर्ड फॉरवर्ड, आपको पता है एक सिटी के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जब एक नया एयरपोर्ट आता है, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो या वो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट होता है, उसके लॉजिस्टिक्स किस तरीके से इंप्रोवाइज होते हैं, उसका जो एक मिडिल क्लास है वो कितना इससे इनफैक्ट माइग्रेशन कर्व भी होता है। क्यों? क्योंकि फिर एक मिडिल क्लास को पता होता है कि वो एक एयरपोर्ट के माध्यम से अपने दूसरे एयरपोर्ट दूसरी जगह जाने में काफी सशक्त रहता है। सो इन दैट केस ये जो एक नए नए एयरपोर्ट्स ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स के लिए जो सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात करी है, इससे क्लियर कट ये डिफाइन होता है कि सरकार अपने पूरे एग्रेसिव एंड मिशन मोड में काम कर रही है, जहां वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, कैपेक्स को बढ़ाने के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस को करने के लिए और एक मिडिल क्लास को उसके एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक वेल रूटेड कनेक्टिविटी कैसे दे सकती है, वो इस स्कीम के थ्रू दिखता है। और ये उड़ान एज अ स्कीम, इट्स नॉट अ 1 year प्रोजेक्ट और अ 5 year प्रोजेक्ट, इट इज एन एवरलास्टिंग प्रोजेक्ट। जब तक हर एक सिटी के अंदर एक एयरपोर्ट नहीं आ जाता, जब तक हर एक नागरिक अपने आप को सशक्त नहीं समझ लेता, जब तक हर एक नागरिक हवा में उड़ नहीं लेता। ये जो आपने कहा कि हर एक नागरिक अपने आप को सशक्त नहीं समझ लेता, एक्चुअली सरकार का फोकस इस बार मेक इन इंडिया को लेकर काफी था, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट को लेकर, हर एक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट को लेकर कस्टम ड्यूटीज घटाई गई बहुत सारी चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार ने जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज हैं वो भी रिवाइज की हैं। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स पे जो डिस्प्ले है वो 10% से 10% रिड्यूस कर दी गई है 20% से। BCD ऑन ओपन सेल्स एंड अदर कंपोनेंट्स जो हैं LCDs और LEDs पर वो 5% कर दी गई हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट हो सके। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी इस बार बहुत कुछ किया गया है, ताकि जो हमारे देश में जो मेक इन इंडिया का मिशन है मोदी जी का, वो आगे भी बढ़ सके और उस मिशन पर काम किया जा सके। क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो कंप्लायंस थे वो शायद उनको भी काफ़ी परेशान कर रहे थे। पहले ड्यूटीज़ लगा दी गई, उनको आधी समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे इसको डील किया जाए इन सब चीज़ों से, लेकिन धीरे धीरे शायद वो सब एक पेस पे आ रहा है। कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए सरकार ने 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री की है। अब देखना होगा कंजम्पशन बूस्ट कितनी स्पीड में वापस हम कंजम्पशन पे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा एक लेगार्ड सेक्टर था। अगर एक इंडियन इकोनॉमी की बात किया जाए, पहले सर्विस हुआ करता था, सर्विस सेक्टर से फिर इनफैक्ट उससे भी पहले एग्रीकल्चर के अंदर सब सारा एम्प्लॉयमेंट होता था, फिर सर्विस के अंदर आया और फिर आज मैन्युफैक्चरिंग एक किसी भी इकोनॉमी को इम्प्रोवाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक उस कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक वो इकोनॉमी कभी ग्रो ही नहीं हो सकती। और मैन्युफैक्चरिंग के ग्रो होने के लिए आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो आप कैसे कर सकते हैं जब तक आप टैक्स रेट्स को कम नहीं करेंगे। दैट इज द रीजन कि मेक इन इंडिया के अंदर आज सरकार अपने काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज को कम कर रही है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर्स लेकर आ रही है, कस्टम क्लियरेंसेस को में कम टाइम लग रहा है, जहां आराम से चीजें एक फ्लाइट से दूसरी जगह या मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। तो उससे क्लियर कट डिफाइन हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार ने यह भी बोला है कि वी विल बी इन्वेस्टिंग ओवर द पीपल एज वेल। और लोगों को के ऊपर अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं? लोगों के स्किल्स के लिए, लोगों के हेल्थ कवरेज के लिए, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। तो अगर आप देखा जाए तो टेलविंड एंड हेडविंड हर एक सेक्टर में यही है, किस तरीके से अपने टैक्स कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, लिटिगेशन से बचा जा सके, सेल्फ असेसमेंट किस तरीके से किया जाए, मिडिल क्लास को किस तरीके से एम्पावर किया जाए, और जो एक बैकवर्ड एक जो क्लास है, जैसे फॉर एग्जांपल SC STs हो गए, विमेन हो गए, जिनको अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, उनको इम्प्रूव, उनको बढ़ाने के लिए सरकार किस तरीके से आगे काम कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली सरकार तो सोशलिस्ट ही है। एग्जैक्टली।